नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां पे हम लोगों की बात चल रही थी हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने चैप्टर 1 to 5 हमने कवर कर लिए थे, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 से लेके 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार और, ताकि उसके अंदर जो भी हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के जो सबसे पहले सवाल है उसको देखते हैं हम। हाँ, सबसे पहला सवाल है हमारे पास में कि which option gives the balanced chemical equation of the reaction, यानी कि निम्न में से कौन एक संतुलित रासायनिक समीकरण देता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ हो गया सर कि अभिकारक और उत्पाद, अगर हम बात करें तीर के निशान के इस तरफ, तो अभिकारक में उपस्थित सभी तत्व किसके बराबर होंगे? उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के बराबर। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अभिकारक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो इसके अंदर HCl जो है BaOH यानी बेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और किसका निर्माण कर रहा है? BaCl2 का और H2O का। अगर हम बात करें यहाँ पे संतुलन की, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे दो H है, यानी कि उत्पाद अभिकारक की ओर 3 हाइड्रोजन है, और अगर हम यहाँ उत्पाद की ओर देखें तो 2 और 2 4 H है। तो अभिकारक की ओर तो 3 H है, उत्पाद की ओर 4 H है, यानी कि ये समीकरण तो सर संतुलित नहीं है। ये सही बिल्कुल। अब दूसरी समीकरण देखें, तो दूसरी समीकरण के अंदर देखिएगा, दूसरी समीकरण अगर हम देखें तो दूसरी समीकरण, हाँ देखिए, अब सेकंड समीकरण के अंदर हमें दे रखा है कि 2 HCl जो है ये BaOH के होल ट्वाइस, यानी कि 2 मोल HCl जो है बेरियम ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 2 इधर है और 2 इधर है, यानी कि 4 हाइड्रोजन अभी बी ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो 4 हाइड्रोजन तो अभिकारक की ओर है। उत्पाद की ओर कितने हाइड्रोजन है सर? उत्पाद की ओर भी 4 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन तो जो है वो संतुलित है। अगर सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो इसके अंदर बाद में क्लोरीन 2 है, उत्पाद की ओर भी क्लोरीन 2 है, बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 इंटू 1 2 ही ऑक्सीजन है। यानी कि सर ये तो एक समीकरण संतुलित है। क्या इसके अलावा भी कोई संतुलित समीकरण है क्या? फटाफट से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 HCl है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, और इधर भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि ये सॉरी इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन तो संतुलित है। इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, ये भी संतुलित है। इधर Ba1 है, इधर Ba1 है। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये भी तो एक संतुलित समीकरण है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी तो एक संतुलित समीकरण है। तो देखिएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये अभिक्रिया संभव नहीं हो पा रही है। ये अभिक्रिया कैसे संभव नहीं हो पा रही है? क्योंकि OH जो है यहाँ पे H2, यहाँ पे जल का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल और यह है क्षार, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया इसलिए यहाँ पे गलत है। क्यों? ये अभिक्रिया संतुलित तो है, परंतु ये अभिक्रिया गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास में हो गया HCl होता है प्रबल अम्ल, और BaOH हो गया हमारे पास में क्षार। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हमें ये पता है कि सर HCl की जगह यहाँ पे जल का निर्माण होगा, यानी H2 का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे HCl दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। तो जब भी आपको संतुलन का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे दिमाग से देखना है, ये नहीं कि जो ऑप्शन सही है उसको लगा दिए। वहां पे आपको देखना है कि ये अभिक्रिया संभव है क्या। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर हमें पता पड़ा सॉल्ट और वाटर का, यानी कि लवण और जल का निर्माण हो गया। उसी प्रकार अगर ऑप्शन बी सही है तो बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। HCl ने अभिक्रिया करी BaOH, 2 BaOH के साथ में, तो 2 Ba बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, इधर इधर हाइड्रोजन 4 है, देखिए 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, इधर है हमारे पास में 4 हाइड्रोजन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर केवल कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से साथ कराई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले रिएक्शन कैसे होती है वो आपको मैं बताता हूं। हाँ, तो देखिएगा रिएक्शन,
देखिए अब रिएक्शन के अंदर देखिएगा, लीड नाइट्राइड की यानी PbNO3, लीड नाइट्राइड होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये है। अगर अपन बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर आपको ये अभिक्रिया देखने को मिलेगी, या फर्स्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो लीड नाइट्राइड की अभिक्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड हो गया हमारे पास में Ki, क्या हो गया? Ki। अब इन दोनों की अभिक्रिया के बाद में क्या होता है सर? इन दोनों की अभिक्रिया में एक चीज होती है कि अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, हाँ, Pb के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। उसी प्रकार पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव, और आयोडीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लस वाला किसके साथ जाने की कोशिश करेगा? माइनस वाले के पास जाएगा, यानी सर यहाँ पे जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो Pb जो है वो आई के साथ बंद बनाने की कोशिश करेगा, और के जो है ये नाइट्रेट के साथ में जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कुल मिला के PbI लेड आयोडाइड और किसका निर्माण होगा? पोटेशियम नाइट्रेट का, NO3, ठीक है, KNO3, इसका निर्माण होगा, PbI2 का निर्माण होगा और लेड नाइट्रेट का निर्माण होगा। ये बात हो गई। अब इस रिएक्शन के बाद में यहाँ पे देखिए PbI2 का निर्माण हो गया, और मतलब यहाँ पे लेड आयोडाइड का निर्माण होगा और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। तो अब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि उत्पाद के रूप में लेड नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड का निर्माण होगा। तो देखिएगा देयर विल बी नॉट रिएक्ट, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं करते। जी नहीं, गलत है, अभिक्रिया तो कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज, अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन मुक्त होगी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन तो कोई काम ही नहीं आ रहा है। इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर हमारे हाइड्रोजन तो कोई काम में नहीं आ रहा है। सर ये ऑप्शन भी सीधा सीधा गलत हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि येलो पीपीटी ऑफ लेड नाइट्राइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस, यानी कि क्या दे रखा है कि लीड आयोडाइड व पोटेशियम आयोडाइड का परिक्षेपण होगा। ठीक है, लेड नाइट्राइड का निर्माण होगा और पोटेशियम आयोडाइड का परिक्षेपण होगा, यानी कि इसकी पीपीटी बन जाएगी। लेड इसका क्या बन जाएगी? पीपीटी बन जाएगी। पीपीटी का मतलब हो गया कि ये जल के अंदर अगर हम बात करें तो अघुलनशील होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, लेड आयोडाइड बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस विल ऑकर, गैस का निष्कासन होगा। जी नहीं। अगर हम बात करें PbI2 एक गैस नहीं है, KNO3 भी एक गैस नहीं है, तो गैस का निष्कासन भी नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं एमसीक्यू के अंदर। चारों में से जिस पे आप कंफर्म होते हैं आपको वही लगाना होता है जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। ये क्वेश्चन हम बहुत बार करके आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बार। तो अब तो देखते ही पता पड़ गया होगा कि टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है सर? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और अगर मैं आपसे ऑक्जेलिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा H2C2O4, H2C2O4 इसका फॉर्मूला होता है। HCOO ऐसे जमे होते हैं, HCOO, H2C2O4, ये इसका फॉर्मूला। चलिए अगले की ओर जाते हैं। लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है? लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर। लैक्टिक अम्ल हो गया दही के अंदर। इसके बाद में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू के अंदर। सिट्रिक अम्ल किसके अंदर हो गया? नींबू के अंदर। HCl तो खुद एक एसिड होता है। हाँ, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है जिससे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दो ताप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, दो ताप मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताए थे कि एक तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर बात करें केल्विन की तो केल्विन के अंदर हो जाएगा सर 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में ऐड करना होता है तो जितने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ऐड करना होता है तो हम प्लस कर देते हैं 273.15 के, और जितने भी डिग्री सेल्सियस हमें दे रखे हैं, ठीक है, उनके अंदर हम क्या जोड़ देते हैं? 273.15। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे 100 डिग्री बोला गया है हमें, 100 डिग्री। अब हमें पता है 100 डिग्री होता है, अगर हम केल्विन की बात करें तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक है, 373 भी बोल सकते हैं जिसे हम, यानी कि 100 डिग्री के अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, 373 केल्विन भी
आप वहां पे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जिप्सम को 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे किस पे कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। चलिए हाँ, Al2O3 की अभिक्रिया जब हम करेंगे NaOH के साथ में तो किसका निर्माण होगा, ओसील का निर्माण होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये Al2O3 बेस, एक Al2O3 जो है एक एसिड होगा और NaOH एक बेस दे रखा है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा क्या देती है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा सॉल्ट। अब एक चीज चेक करनी है कि इनके अंदर सॉल्ट कौन होगा। तो Al ये तो हो गया हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस हो गया, ये भी नहीं होगा, ये ऑक्साइड हो गया, ये भी नहीं होगा हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, सोडियम एल्यूमिनेट का। अगर सोडियम पहले आ रहा है एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है, यानी कि आपको ऐसा इन दोनों में से ऑप्शन देखना है जिसके अंदर सोडियम तो पहले आ रहा है और एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में सही दिख रहा है, जो बिल्कुल सही है। इसका नाम हो गया हमारे पास में सोडियम एल्यूमिनेट। एक चीज हमें यहाँ याद रखनी है कि जब भी हमें NaOH बेस, सबसे बढ़िया NaOH लिया जाता है, NaOH की अभिक्रिया Al2O3 के साथ में कराई जाती है, जो कि क्या है, एक अम्ल है। तो सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। सॉल्ट कौन सा बनाना है, अगर Na काम में लिया जा रहा है, अगर Al2O3 NaOH काम में लिया जा रहा है तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट ही बनाना है, वहां पे सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। Which one among the following is an acidic oxide, कि यानी निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय ऑक्साइड है। अब अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अम्लीय ऑक्साइड हमसे सीधे सीधे पढ़ रखा है कि CO2 जो है ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। जैसे नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हम बाद में करके आ चुके थे कि CO2 जो है कौन सी प्रकृति शो करता है, ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। ये बाकी के सारे जो होंगे ये क्षारीय प्रकृति को शो करेंगे। तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया CO2 क्या होता है, अम्लीय होता है प्रकृति के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि which of the following is the molecular formula of cyclobutane। अब पहली बात तो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, देखिए एंडिंग का अगर हम इसका शब्द पकड़े तो शब्द दे रखा है ब्यूटेन। क्या दे रखा है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन किस प्रकार जुड़ा हुआ है, साइकिल के साथ, साइक्लोब्यूटेन। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं साइक्लोब्यूटेन कैसे बनता है। जब भी किसी स्ट्रक्चर के साथ में साइक्लो दे दे, क्या दे दे, साइक्लो दे दे, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो आपको उसको किस प्रकार बनाना है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को आपको जमाना है इस तरह से, स्क्वायर तरह से जमाना है, स्क्वायर बनाते हुए जमाना है, चारों को वर्ग बनाते हुए जमाना है। अब प्रत्येक कार्बन के अंदर हम जानते हैं प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। अगर हम बात करें साइक्लोब्यूटेन में प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4 इसकी संयोजकता होती है। 4 संयोजकता अर्थ होती है, 4 संयोजकता का अर्थ होता है कि कार्बन जो है वो 4 बंध बनाएगा, या तो 4 कार्बन के साथ बनाएगा या फिर कोई दूसरे तत्वों के साथ में 4 बंध बनाएगा। कार्बन जो है इसका सामर्थ्य है 4 बंध बनाने का। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो सर 2 बंध तो ही बना चुका है, यानी कि 2 बंध तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 बंध, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 बंध कंप्लीट है, तो ये भी सर 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ये वाला कार्बन के भी 2 बंध कंप्लीट है, तो इसने भी क्या करा, 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया। और इस वाले कार्बन भी क्या, ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी इसकी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन काम में आ रहे हैं, यानी कि C4 होगा। और हाइड्रोजन कितने काम में आ रहे हैं सर, हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं 2, 2 4, 6 और 2 8, यानी C4H8 जो होगा वो साइक्लोब्यूटेन का आणविक सूत्र हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन करते हैं तो हमें किस प्रकार करना है। तो ये जो साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये एक प्रकार का एल्केन है। क्या है, एल्केन है। तो एल्केन अगर आपसे पूछे साइक्लो के अंदर, तो आपको क्या करना है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर देखने हैं। ब्यूट बोल दिया तो 4 कार्बन होंगे, तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4। तो अब आपको लगाना है CnH2n+2। एल्केन के लिए जो सामान्य सूत्र हम लगाते हैं ये लगाना है CnH2n+2, चाहे वो कोई सी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, साइक्लो संरचना के लिए। साइक्लो संरचना के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कार्बन बराबर 4 दे रखा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो n है, ये n की संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, यानी कि हो जाएगा C4H2 × 4 + 2। ठीक है,
अच्छा ये अगर हम बात करें, हाँ एक सेकेंड देखिए, ये एल्केन होता है, पर हमारे बात यहाँ पे बात की जा रही है केवल और केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो ये कंडीशन होती है कि एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, पर जब हम केवल और केवल किसकी बात करते हैं, साइक्लो की बात करते हैं। जब भी साइक्लो स्ट्रक्चर किसी के साथ जुड़ जाता है तो वहां पे अगर हम बात करें, अब देखिए नॉर्मल कार्बन का, एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, पर हमें बात करनी है केवल और केवल साइकिल स्ट्रक्चर की, किसकी, साइक्लो संरचना की। तो साइक्लो संरचना जब भी आपको किसी भी कंपाउंड की बनानी होती है तो आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है कि जो प्लस का 2 है इसे हम नहीं लिखेंगे, यानी केवल और केवल साइक्लो स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। अब यहाँ पे n है जो वो है कार्बन की संख्या, कितने कार्बन का हमें 4 आ रहे हैं, तो सर ये हो गया C4H2 × 4, तो हमारे पास में ये हो जाएगा C4H8। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली बिना इसके मेथड के गए हुए हम डायरेक्टली शॉर्टकट से भी यहाँ पे बता सकते हैं कि साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो हमने साइक्लोब्यूटेन का पता करा है। अगर ऐसे साइक्लोपेंटेन आ जाए, पेंटेन का मतलब हो गया n बराबर 5 दीर्घ है, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा C5H10, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा C6H12। तो इस प्रकार आप कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को आराम से उसका फॉर्मूला बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अब हम। चलिए बच्चों अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। तो 8th क्वेश्चन के अंदर बोला है हमें कि आइडेंटिफाई x, यानी x को पहचानो। एक अभिक्रिया हो रही है जिसके अंदर हमें बता दिया गया है कि ये अभिकारक जो है अभिक्रिया कर रहे हैं, CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में, यानी मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराई जा रही है। तो एक कंपाउंड बन रहा है x। अब हमें x को पहचानना है, x प्लस वाई लिख लीजिएगा इसके अंदर, x प्लस वाई, केवल x नहीं बन रहा, y भी बन रहा है x के साथ में। तो x प्लस वाई को हमें पहचानना है। अब x प्लस वाई है क्या, तो अगर हमने प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको अगर हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहता है कि ये जो अभिक्रिया है, मीथेन की अभिक्रिया है, इस प्रकार हाइड्रोजन संयुक्त है, इस प्रकार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब जब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन यानी Cl2 के साथ में कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सर हाइड्रोजन के पास में होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में क्लोरीन के पास में होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला आके अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव पे, और इसको यहाँ से हटा देगा, ठीक है। यहाँ से इस क्लोरीन को आके इसके ऊपर हमला करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको यहाँ से हटा देगा, और ये वाला जो क्लोरीन है ये इसके साथ में इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, यानी ये नेगेटिव वाला आएगा इस पॉजिटिव वाले के साथ में बॉन्ड बनाएगा और इसको अपने साथ में लेके चला जाएगा। फिर बचा ये Cl इसकी जगह आके बैठ जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इसकी जगह आके Cl बैठ जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, यानी कि ये ऐसी अभिक्रिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार की अभी क्या देखने को मिला कि सर ये Cl आया इस हाइड्रोजन के साथ में बंध बना के चला गया यहाँ पे, ठीक है, और अभी जो बचा Cl इस CH3 के साथ में रह गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या देखने को मिला हमें, CH3Cl का निर्माण हुआ और HCl जो है ये भी बना। तो अब अभिक्रिया CH3Cl ये रहा और HCl ये रहा, यानी बी ऑप्शन सही है। तो ये अभिक्रिया जो CH4 की होती है, मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराई जाती है, तो मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है और क्लोरोमेथेन का निर्माण होता है और HCl का भी निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें बोला गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम सेम एज अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने भविष्यवाणी करी थी, आप सभी को पता होगा तो, कि मेंडेलीव ने क्या बताया था कि हो सकता है भविष्य में कुछ तत्व खोजे जाए। अगर तत्व खोजे जाएंगे तो उनका नाम भी वो बता के गए थे भैया जी। उन्होंने बताया था कि 2 नाम बताए थे उन्होंने, एक तो बताया था एका एल्यूमिनियम का, एका एल्यूमिनियम का, और एक बताया था उन्होंने एका सिलिकॉन का। तो
एक का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किससे सेम हुई थी? एक का एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम हुई थी गैलियम से। और अगर हम बात करें एक का सिलिकॉन की, तो एक का सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हुई थी जर्मेनियम से। जर्मेनियम से सेम हुई थी। तो हमें यहाँ पे पता है एक का कौन पूछा गया, एक का एल्यूमिनियम पूछा गया, तो एक का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज गैलियम से सेम थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर एक का सिलिकॉन पूछा गया होता तो क्या हो जाता? जर्मेनियम। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम बात करें धात्विक गुण, तो धात्विक गुणों में वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो धात्विक गुण का वृद्धि का सही क्रम क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले आएगा, अगर हम बात करें तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है वृद्धि का क्रम। यानी सबसे पहले ये देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको x, y और z, ठीक है। इसके अंदर धात्विक क्रम का बड़ा ऑर्डर मान लीजिए y सबसे बड़ा है, उसके बाद में जैसे ये इस प्रकार जमे हुए हैं, देखिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए ये तीन एलिमेंट हमारे पास में दे रखे हैं y, x और z। इसके अंदर क्या है कि z जो है इसका मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुणों के अंदर इसका साइज सबसे बड़ा है, सबसे आकार सबसे बड़ा है। तो अगर आकार जिसका सब इन तीनों में से इसका आकार बड़ा होगा, उसके धात्विक गुण भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जैसे कि z का आकार सबसे बड़ा है, फिर y का आकार है, फिर x का आकार है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम जो होता है वो इस प्रकार होता है। तो हमें बढ़ता क्रम ही तो पूछा गया है, तो बढ़ते क्रम के अनुसार z का, अगर हम बात करें z के धात्विक गुण सबसे ज्यादा होंगे, फिर y के एंड देन x के। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डर अगर हम बात करें क्रम की, तो इन तीनों के अंदर सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के अंदर, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बढ़ते क्रम की, तो ये देखिए क्या ये जो है सही जमाए हुए हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, सही जमाए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो सर सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के अंदर पोटेशियम का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हाँ सर, पोटेशियम का आकार सबसे बड़ा होता है। पर क्या बताइए, पोटेशियम के बाद में सोडियम को आना चाहिए, लिथियम को आना चाहिए? तो तीन एलिमेंट हमें दे रखे हैं, जैसे सोडियम दे रखा है, लिथियम दे रखा है और पोटेशियम दे रखा है। तो अब इनके अनुसार सर आना तो सबसे पहले चाहिए था पोटेशियम को, पोटेशियम के बाद में सबसे बड़ा आकार हो जाएगा इनके अंदर सोडियम का, फिर होगा लिथियम का। सही क्रम तो ये है, पर क्वेश्चन में तो ये दे रखा है, यानी ये गलत हो गया। इसके बाद में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, इधर सब यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा कार्बन, यानी कि ये होगा इसका मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक क्रम का बढ़ता, धात्विक गुणों का बढ़ता क्रम। पर ये दे रखा है, गलत है। उसके बाद में इधर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर सर सबसे पहले आएगा इधर मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, ठीक है। अब अगर हम बात करें संयोजकता की, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होगी 2, सिलिकॉन की हो जाएगी 4 और इधर एल्यूमिनियम की हो जाएगी 3। तो संयोजकता का बढ़ता क्रम, अगर हम बात करें संयोजकता, तो धात्विक गुणों के अंदर संयोजकता भी सबकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं तो इन तीनों की संयोजकता भी, वैलेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 है, तो इस प्रकार ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो आपको कभी भी मेटेलिक कैरेक्टर दिखे तो ये भी देखना होगा कि उन तीनों की जो है संयोजकता समान होनी चाहिए। तो पहली बात तो बेरियम की संयोजकता होती है 2, मैग्नीशियम की होती है 2, कैल्शियम की होती है 2, तो इनकी संयोजकता समान है। कैल्शियम सबसे पहले आ जाएगा, मैग्नीशियम उसके बाद आएगा, फिर बेरियम आएगा, बेरियम का आकार सबसे छोटा हो जाएगा बेरिलियम का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर में दे रखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे हो गए एमसीक्यूज। अब आपके एग्जाम के अंदर जो 1 मार्क क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक अंतर हमें बताना है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि कम, अब इसके लिए हमें क्रियाशीलता श्रेणी याद होनी चाहिए कि अधिक क्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिनके मध्य आयनों का आदान प्रदान, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान। चलिए अब मैं आपको इसको डिटेल फॉर्म में बताता हूँ किस प्रकार इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। एक एक अंतर हमें लिखना है।
और अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो बुक के अंदर में इसके सारे उदाहरण मिलेंगे और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसको पूरा बता रखा है डिटेल से, तो उसको अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी हाईली रिएक्टिव मेटल, अधिक क्रियाशील तत्व किसको विस्थापित करेगा, किसको अपनी जगह से हटाएगा, सर ये हटाएगा कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा, कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, या उसकी जगह से इसे क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। विस्थापित का सीधा सीधा अर्थ होता है हटा देना, विस्थापित कर देगा। उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम द्विविस्थापन की, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जैसे कि वो जो हमने रिएक्शन देखी थी ना PbI2 वाली, यानी पोटेशियम आयोडाइड वाली, उनके अंदर क्या हो रहा था, इधर अभिकारकों के दोनों तरफ अगर हम बात करें एक यौगिक इधर एक यौगिक, तो दोनों यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होना था, यानी कि इसका आयन जो है इसके साथ जा रहा था, इसका आयन इसके साथ जा रहा था। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक और मेजर पॉइंट आप देख सकते हो कि इसके अंदर डबल सॉल्ट यानी दो लवणों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, पहली बात तो ये हो गई। और एक और लिख सकते हैं, अगर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन अभिक्रिया में सिंगल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि केवल एक ही लवण बनता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में नाम से पता पड़ रहा है द्विविस्थापन, यानी कि दो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए, आयनों का आदान प्रदान हो गया। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राइट वन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक उत्पाद, ठीक है सॉरी, जिसके अंदर एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। एक एकल अभिकारक जो है, एकल अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक किसमें टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में। बात चल रही एकल अभिकारक की, तो हमने यहाँ पे लिया एकल अभिकारक, जैसे ले लिया हमने 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे हम सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, डेल्टा का निशान, मैंने आपको बताया डेल्टा का निशान कब लगाया जाता है, जब हम गर्म करते हुए किसी भी चीज को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर एक चीज होगी कि 2Ag प्लस ब्रोमीन का निर्माण होगा, 2Ag अलग हो जाएंगे और Br2 का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकारक यानी सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो 2 और मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या होंगे, उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। इसके अलावा आप और कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगले क्वेश्चन, हाँ, राइट टू यूजेस ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के दो उपयोग लिखो। तो पीएच स्केल के दो उपयोग के अंदर हम लिख सकते हैं सर, पहला पीएच स्केल का पहला उपयोग हो जाएगा कि ये मुंह के अंदर पीएच, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अगर हम बात करें मिट्टी की पीएच नापने काम आती है, या अम्ल वर्षा की पीएच मापने, वर्षा की पीएच का मापन कर सकते हैं हम, अम्ल बता सकते हैं। वर्षा की पीएच का मापन करके हम क्या बता सकते हैं, हम उससे ही बता सकते हैं कि वो जो वर्षा है वो एसिड रेन है यानी अम्ल वर्षा है या नहीं। अगर उसकी 5.6 से नीचे पीएच जाएगी, यानी वर्षा की पीएच का मापन, वर्षा की पीएच का मापन किया जा सकता है। ये हो गए पहले पॉइंट। तो दूसरा है, अगर हम बात करें इसको तो पेट में उपस्थित, अच्छा, कि पेट की उदरता दूर करने में हम पीएच का उपयोग करते हैं। कैसे, पेट के अंदर अगर एसिडिटी हो रखी है तो हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो उसके अंदर भी, और बाकी हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर लिख रखा है, तो वहां से हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे दूसरे के अंदर हम लिख सकते हैं कि, चलिए, तो फर्स्ट हो गया हमारे पास में कि पीएच का मापन किया जा सकता है, वर्षा की पीएच का मापन किया जा सकता है। और दूसरा देखा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी कि जब हमारे दांत टूटने लग जाते हैं, यानी दांतों में खराबी आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मुख की हमारी पीएच जो है कम हो चुकी है। तो इसी प्रकार 2-3 हम और लिख सकते हैं, पर हमसे 2 पूछा गया है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस डिफाइन, यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, परिभाषा दे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पर्पस या चांसेस होते हैं कि इसको पूछा जा सके। तो एक बार वापस से बता देता हूं मैं आपको, क्लोर क्षार प्रक्रिया आखिर क्या होती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे बुक के अंदर दे रखा है। तो डायग्राम वहां से देख लीजिएगा इसका, और आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है कि जब लवण के जलीय विलयन में, यानी कि सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में, लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। लवण के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो हाँ, विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी, लवण के जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, मैं यहाँ पे फटाफट से लिख रहा हूँ, NaOH का निर्माण होगा, NaOH H2 एवं Cl2 गैस का निर्माण होगा। ठीक है, इनका तो क्या हो जाएगा, हमारे निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम बोलते हैं। हाँ जी, तो इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन क्या होती है। तो ये NaCl होता है, ठीक है। इसके अंदर हम जलीय विलयन का मतलब हो गया NaCl प्लस H2O। तो NaCl प्लस H2O के अंदर हम क्या करेंगे, जलीय विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर देंगे। धारा यानी हो गया विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। तो धारा प्रवाहित करने से क्या होगा कि धारा प्रवाहित करने पर ये NaOH का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा NaOH का फॉर्मेशन प्लस, अच्छा, Cl2 गैस निकालनी है, यहाँ पे Cl एक ही है तो 2 मोल हमने HCl ले लिए, ठीक है। H2 गैस निकालनी है, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई और हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लिया। तो ये होता है क्लोर क्षार प्रक्रम। तो ये होता है क्लोर क्षार प्रक्रम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी हमें निकालनी थी, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा लेंगे। अब देखिए पूरी प्रक्रिया जो है संतुलन होगी, यानी कि 2 मोल HCl और 2 मोल जल के हम काम में लेंगे। तो यहाँ पे इसका निर्माण होगा NaOH, यानी NaOH का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस और HCl2 गैस यानी क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, तो इसे हम बोल देते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैंग एंड एनोड मेथड। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैंग एंड एनोड मेथड, यानी गैंग और एनोड
पंख होता है, ये पंख क्या आता है इसके अंदर, ठीक है। एनोड, पंख एवं गैंग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एनोड, पंख और गैंग के बारे में बताता हूं मैं आपको क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैंग की। तो गैंग का मतलब होता है, साफ शब्दों में बताऊं तो अगर हम बात करें अयस्क, अयस्क हम सब पढ़ रखे हैं, अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क के अंदर जो भी अशुद्धियां पाई जाती है, जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या नाम से जानते हैं, उनको हम बोलते हैं गैंग। इसका मतलब हो जाएगा कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियां अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं गैंग। अशुद्धियां गैंग कहलाती है, गैंग कहलाती है। इन्हें हम गैंग कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एनोड पंख की। तो एनोड पंख क्या होते हैं। तो एनोड पंख, अगर हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर देखा होगा, यानी कॉपर का परिष्करण देखा होगा, धातु का संशोधन देखा था, तो उसके अंदर एनोड पंख का जिक्र हुआ था। यानी एनोड एक इलेक्ट्रोड होती है पॉजिटिव और एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। अगर हम बात करें, दो इलेक्ट्रोड होती है सेल के अंदर, और एक होता है धनात्मक भाग और एक होता है ऋणात्मक भाग। तो एनोड की अगर हम बात करें तो धनात्मक भाग होता है, तो उस धनात्मक भाग के नीचे जो भी अशुद्धियां जमा हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं एनोड पंख। यानी एनोड के नीचे पाई जाने वाली अशुद्धियां, एनोड के नीचे पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनोड पंख। पाई जाने वाली अशुद्धियां, अशुद्धियां क्या कहलाती है, इम्प्योरिटी। द इम्प्योरिटीज विच आर कलेक्टेड बिलो द एनोड आर नोन एज एनोड मड। एनोड मड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो एनोड के नीचे पाई जाने वाली अशुद्धियां एनोड पंख कहलाती है। पंख, ये वो वाले पंख नहीं पंख लगे उड़ गए, ठीक है, एनोड उड़ गया, ऐसा पंख नहीं होता है। ये होता है एनोड पंख, यानी अशुद्धि होती है कुल मिलाकर एक प्रकार की, एनोड पंख कहलाती है। ये बात हो गई हमारी एनोड पंख के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में बोल रखा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg एंड Cl एटम, यानी Mg और Cl के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कोश में 2 आएंगे, पहले कोश में 2 आएंगे, दूसरे कोश में 8 आएंगे, और तीसरे कोश में आने तो 18 चाहिए, परंतु उसमें भी क्या होते हैं, 8 ही आते हैं। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो हमसे पूछा गया है, एक तो पूछा गया है मैग्नीशियम एटम का और एक पूछा गया है Cl एटम का। ये भी एग्जाम के अंदर आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जितने नंबर पे कोई भी तत्व आ रहा है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण करना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड करेंगे सर, पहले कोश में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचे मैग्नीशियम के पास केवल 8 और 2 10 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तीसरे के अंदर ही बचे हुए जो है ये 2, ये तीसरे के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास में, टोटल 17 नंबर पे आता है, क्योंकि क्या होता है क्लोरीन 17 नंबर पे आता है सर, इस कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचे 2 और 8 10 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तीसरे कोश में आ तो 18 सकते हैं, मैक्सिमम क्षमता है उसके 18, पर ये लेता 8 ही है। इसके कारणों का अध्ययन हम 11th क्लास में बहुत डीपली करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन, पर ये 8 ही लेता है मैक्सिमम।
तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसके अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पहचानिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरी होती है, देखिए, एक तो होती है सैचुरेटेड यानी संतृप्त और एक होती है असंतृप्त। मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में कराता हूँ ताकि मान लीजिए अगर हमें एग्जाम में डिटेल पूछे तो हम उसको बता सके। तो मैंने बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन, इनकी दो श्रेणी या दो कैटेगरी के अंदर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त और एक हो गया हमारे पास में असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या होता है सर? संतृप्त का मतलब होता है कि ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर हम केवल और केवल किसकी बात करते हैं? एल्केन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल और केवल कौन आते हैं? एल्केन आते हैं। और ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर हम बात करेंगे एल्कीन की और एल्काइन की, एल्कीन और एल्काइन की। या तो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लास के सारे अच्छे अच्छे बच्चे किस कैटेगरी में पढ़े जाते हैं? वो पढ़े जाते हैं एल्केन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी। और बाकी ये बीच वाले और बैक बेंचर्स जो होते हैं सबसे डेंजर, वो किसके अंदर पढ़े जाएंगे? वो पढ़े जाएंगे एल्कीन और एल्काइन के अंदर। तो ये बात होती है। एल्केन के अगर अंदर बात करें तो कोई भी कंपाउंड बनेगा तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हो गया होशियार बच्चों के होशियार होने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करें एल्कीन की, यानी बीच में जो बच्चे बैठे हैं उनका, तो उनके लिए फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। जब एल्कीन इन आ जाएगा तो ये प्लस का 2 हट जाएगा, और जब आइन आ जाएगा पीछे तो प्लस इस 2 के साथ में 2n से 2 और घटा लेंगे हम, यानी CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। अब हमें क्या पहचानना है इनके अंदर? हमें पहचानना है कि अनसैचुरेटेड यानी कि इनमें से एल्कीन और एल्काइन कौन है। असंतृप्त पहचानना है, यानी इनमें से एल्कीन और एल्काइन कौन है। एल्कीन और एल्काइन के लिए यहाँ पे N, सबसे पहले हम N बात करते हैं। तो इसके अंदर N है, N मतलब हो गया कार्बन परमाणु की संख्या। तो N है इसके अंदर 2, N 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एल्केन के लिए चेक कर लिया, अगर ये एल्केन है तो ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम बताएं इसको, हम बताएं कि C2H2 × 2+2, यानी ये हो गया C2H6। C2H6 ये होता है एल्केन। इसका मतलब ये एल्केन है, ये तो अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन नहीं है। C3H4 नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखी है? कार्बन की संख्या से 3 दे रखी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बनाएंगे इसकी चेन, तो इसकी चेन क्या हो जाएगी? C3, ठीक है, H2 × 3+2, तो ये हो गया हमारे पास में C3H8। क्या C3H8 दे रहे हैं क्या पूरे के अंदर? C3H8 दे रखा है, यानी कि सर ये C3H8 भी, ये भी क्या आएगा? ये भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। अब ये जो बच्चे दो हैं इनके लिए आप चेक कर लीजिए। 3 के लिए आता है C3H8, यानी कि ये तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और C2H4 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका एल्केन कैसे बनेगा? तो इसका एल्केन हो जाएगा C2H, ये देखिए C2H6 हो जाएगा अगर हम बात करेंगे। तो यानी कि ये C3H4 और C2H4 क्या होंगे? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। असंतृप्त और संतृप्त पहचानने समय आपको यही याद रखना है कि जो एल्केन है वो तो होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो एल्कीन और एल्काइन है वो क्या होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर हमेशा मुख्य चीज हमेशा यही याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। बड़ा ही इजी सा सवाल हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसके अंदर कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए। तो साइक्लोहेक्सेन पूछा गया है हमसे। तो साइक्लो के अंदर मैंने बताया था पहले बात, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लो के लिए मैंने बताया था स्पेशल फॉर्मूला क्या काम में आता है? CnH2n। लिख लीजिए इसको साइक्लो संरचना के लिए, साइक्लो संरचना के लिए। साइक्लो संरचना के लिए जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब साइक्लोहेक्सेन बोला है, यानी कार्बन की कितनी, N की संख्या कितनी हो गई है? N की संख्या हो गई 6। तो N की संख्या 6 लगाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C6H2 × 6,
यानी ये हो गया C6H12। यानी सर साइक्लोहेक्सेन जो बनेगा इसका फॉर्मूला तो ये होगा। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो C6H6 जब कार्बन 6 हो जाते हैं तो उसकी संरचना बनती है बेंजीन आकार। कौन सी आकार बनती है? बेंजीन संरचना बनती है इसकी, यानी ऐसे बनता है ये साइक्लोहेक्सेन। चलिए हमारे बुक के अकॉर्डिंग से बनाते हैं। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब एक कार्बन जो है 4 परमाणुओं के साथ में संयुक्त होता है, 4 बंध बनाएगा। यानी इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 बंध ये बना रहा है और 2 बंध और बनाएगा। ये एक हाइड्रोजन के साथ में, एक हाइड्रोजन के साथ में। ये हो गए इस कार्बन के चारों बंध कंप्लीट। अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ में एक और बंध बनाएगा। ये हो गए इसके 2 बंध और कंप्लीट। अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये 2 बंध इस हाइड्रोजन के साथ 2 बंध बना लिए। ये वाला कार्बन भी 2 बंध बना रहा है, यानी कि ये हो गया इसका पहला बॉन्ड, ये हो गया इसका दूसरा बॉन्ड। अब ये वाला कार्बन जो है ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा और ये वाला भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। तो ये हो गई साइक्लोहेक्सेन की। हमारे पास जगह स्पेस छोटी थी इसलिए हमने इसे बनाई है, वो कॉपी के अंदर आप बनाएंगे तो और भी अच्छी बनेगी। तो ये होता है साइक्लोहेक्सेन की संरचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि राइट इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद में अष्टक का जो नियम है वो क्या कहता है? अष्टक का नियम ये कहता है, अष्टक का मतलब होता है 8 तत्व। तो अष्टक के अंदर कितने तत्व आएंगे? 8 तत्व आएंगे। और उस अष्टक की एक खास बात होगी, एक स्पेशल फीचर होगा। वो स्पेशल फीचर कुछ इस प्रकार का होगा कि प्रत्येक पहले तत्व और 8वें तत्व, अष्टक के अंदर उपस्थित प्रत्येक पहले तत्व और 8वें तत्वों के गुण क्या होंगे? समान होंगे, सेम प्रॉपर्टीज उनमें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अष्टक का नियम, अष्टक का नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अष्टक के नियम के अंदर हम देखते हैं, अष्टक का नियम कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार अष्टक में आने वाले प्रत्येक पहले तत्व, प्रत्येक एवरी फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा? एवरी फर्स्ट एलिमेंट, यानी प्रत्येक पहला तत्व, पहले तत्व एवं 8वें तत्वों के गुणों में क्या देखी जाती है? समानता देखी जाएगी। एवं 8वें तत्व के गुणों में समानता देखी जाती है, समानता देखी जाएगी, देखी जाती है। जैसे ये होता है अष्टक का नियम। अब मैं आपको इस अष्टक के नियम के अंदर एग्जांपल समझाता हूं कि इस प्रकार समानता देखी जाएगी। जैसे कि अष्टक का नियम जो है स्टार्ट हुआ था लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में नियोन को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि नियोन जो है एक अक्रिय गैस है जो किसी से आसानी से क्रिया नहीं करती, तो उन्होंने इस टाइम में इतना दिमाग नहीं लगाया। फ्लोरीन के बाद में सीधा रखा गया, यहाँ से इसको स्टार्ट करा गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसके बाद में सल्फर और फिर क्लोरीन। तो अब सर प्रत्येक पहला तत्व, यानी कि अगर हम इधर बात करें तो पहले तत्व के अंदर आ गया है लिथियम। अगर हम यहाँ बात करें तो पहले तत्व के अंदर जैसे हमने उठा लिया लिथियम को, ये उठा लिया यहाँ से लिथियम को। अब लिथियम, अब इसी अष्टक के अंदर चेक करिए 8वां तत्व, 8वां तत्व। तो ये हो गया सर पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5, 6, 7 और ये 8। यानी कि लिथियम पहले और 8वें की क्या होगी? प्रॉपर्टी सेम होगी। या इसको एक और चीज से जान सकते हैं कि पहला तो वो होता है जो ऊपर आएगा और 8वां कौन हो जाएगा? उसके नीचे आने वाला। यानी ऊपर आने वाले और नीचे आने वाले की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, गुण समान होंगे। किस प्रकार समान होंगे? अभी मैं आपको बताता हूँ।
जैसे लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, लिथियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, वैसे सोडियम भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करी, सेम अभिक्रिया, सेम प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर पा रहे हैं। उसी प्रकार लिथियम जो है हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, सोडियम भी क्या करता है और हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने इस बार हमें 8 जरूरी नहीं कि आप लिथियम को ही लोगे पहला एलिमेंट, आप इनमें से किसी को भी प्रथम, इन ऊपर वालों में से किसी को भी फर्स्ट एलिमेंट मान सकते हो। जैसे कि किसी की इच्छा हुई नाइट्रोजन को उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, तो नाइट्रोजन अगर आपने इसको पहला तत्व माना है अष्टक का, तो इसके अनुसार क्या होगा, अब देखिए नाइट्रोजन पहला हो गया तो इसके नीचे आने वाला 8वां होगा, और ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो अगर हम बात करें गुण होंगे, वो किससे समान होंगे, यानी कि सर वो समान होंगे फास्फोरस से। तो ये बताया था न्यूलैंड ने अपने अष्टक के नियम के अंदर कि प्रत्येक अष्टक में आने वाले प्रत्येक पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणों में क्या देखी जाएगी, हमेशा समानता देखी जाएगी। तो ये न्यूलैंड ने अपने नियम के द्वारा समझाया। आप इनमें से ऊपर आने वाले किसी एलिमेंट में से, तत्वों में से किसी को भी पहला तत्व ले सकते हैं, और फिर जो नीचे आएगा जस्ट उसके नीचे आएगा, उससे उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि राइट द मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। तो मेटल इन अगर हम बात करें इनकी, तो ऊपर से नीचे आने पे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे धात्विक लक्षण जो होते हैं वो बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीजन भी बता देता हूं, और उसका पहले ही बता देता हूं इनके अंदर। अब बता दीजिए, वर्ग में ऊपर आने से नीचे आने पे सबसे पहले आएगा लिथियम, इन चारों में सबसे पहले आएगा लिथियम। लिथियम के बाद में कौन आता है, सर लिथियम के बाद में इन चारों में से आ जाएगा सोडियम। सोडियम के बाद में कौन आएगा, सर सोडियम के बाद में इनमें से आ जाएगा पोटेशियम, ये क्या पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद में कौन आता है, पोटेशियम के बाद में आता है रुबिडियम, आरबी। अब हमने कौन सा ऑर्डर पूछा है, हमें पूछा गया है बढ़ता क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होता है, अगर हमें घटता क्रम पूछता तो हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। अब इसका रीजन हो जाएगा हमारे पास में, कारण हो जाएगा इसका कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, धात्विक गुणों में बढ़ोतरी होती है, या फिर बढ़त देखने को इंक्रीजिंग होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण जो होते हैं बढ़ते हैं, धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। अगर इसके बाद में रुबिडियम के बाद में सीजियम भी देर का होता तो सीजियम का आकार सबसे बड़ा हो जाता। तो यही कहते हैं हमारे मेटेलिक कैरेक्टर का जो है कारण ये हो गया ऊपर से नीचे आने पर। और अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, साइज देखना है। साइज जिसका बड़ा होगा उसके धात्विक लक्षण भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलेंगे। तो ये बात करी हमने आज के लेक्चर के अंदर। आज हमने इससे रिलेटेड सारे सवाल देखे हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम और चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो और चैप्टर्स के अंदर जैसे हम आज 1 से 5 चैप्टर्स की बात करी, तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके आगे वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।